हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने कैग डीपीसी एक्ट जो है उसके बारे में चर्चा करी थी, राइट। उसके दोस्तों एमसीक्यूज डिस्कस करे थे और जो कैग डीपीसी एक्ट था दोस्तों उसके अंदर जो 10-12 सवाल जो मेन बनते थे वो अपनों ने एमसीक्यू के ज़रिए डिस्कस करे, राइट। आज दोस्तों अपने आरटीआई एक्ट जो है उसका 2.0 वर्जन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस दोस्तों अपने चैनल पे आरटीआई का ऑलरेडी एक 4 से 5 वीडियो जो है, एक पूरा एक्ट जो है कंप्लीट अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये दोस्तों आरटीआई का एक्ट जो है ये मैं आपको वापस करवा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें छूट गई थी और दोस्तों उसको अपनों ने सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा, ठीक है। उसको दोस्तों मैंने आपको जनरल पढ़ाया था और मैक्सिमम 90% एक्ट जो है वो कवर हो गया था हमारा उसके अंदर भी। लेकिन दोस्तों इसको क्या है अपने एक्ट के ज़रिए पढ़ेंगे और दोस्तों थोड़ा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, राइट। और दोस्तों सबसे खास बात जो है आरटीआई एक्ट जो है ये जाना पहचाना एक्ट है, ठीक है। हमने दोस्तों हमारी लाइफ में कभी ना कहीं इसको यूज़ किया होगा या हमारे कोई साथियों ने इसको क्या यूज़ करते ही रहते हैं, वो आरटीआई एक्ट, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट। और दोस्तों ये एक साधारण एक्ट ना होके एक ये हथियार है एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए, आम आदमी के लिए, ठीक है। हथियार कैसे है दोस्तों, वो क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दोस्तों क्या है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है आरटीआई के जरिए, ठीक है। अब दोस्तों जब हम एसएससी के एग्जामिनेशन देते थे बहुत साल पहले तो उस टाइम भी मैंने खुद ने दोस्तों आरटीआई लगा के कुछ सूचना जो है एसएससी से मांगी है, ठीक है। उसका ऑनलाइन फॉर्म भर के उस टाइम नहीं पता था कि भाई आरटीआई एक्ट क्या होता है, इसके अंदर कैसे क्या रूल्स रेगुलेशंस है, बस देखा सुना तो आरटीआई मैंने अप्लाई कर दी और अपने क्वेश्चंस के कुछ जवाब मांगे, राइट। आज भी दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या है बहुत से लोगों की आरटीआई आती रहती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्सन्स की, सिविलियंस की, ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ सूचना मांगते रहते हैं और वो सूचना देने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है, वो जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो ऑफिसर जो हैं वो बाध्य होते हैं वो सूचना प्रदान करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों आरटीआई एक्ट जो है एक प्रकार से एक अवेयर होता है इंसान, जब उसको सूचना मिलती है तो दोस्तों उसको अवेयरनेस लेवल बढ़ता है और इससे दोस्तों ये करप्शन पे भी प्रहार भी होता है, ठीक है। हमने दोस्तों देखा था जब 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हो गया, आरटीआई एक्ट 2005 जब लागू हुआ तो उसके बाद दोस्तों बहुत सारे घोटाले सामने आए, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे घोटाले सामने आए और दोस्तों 2G स्कैम जैसे और भी दोस्तों कई प्रकार के घोटाले जो हैं हमारे आरटीआई एक्ट के जरिए क्या है जब लोगों को सूचना मिली तो वो घोटाले सामने आए। इसलिए दोस्तों बहुत ही पावरफुल वेपन के रूप में आम आदमी के लिए आरटीआई एक्ट जो है वो है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पहले क्या है गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन देती नहीं थी, जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देती थी। लेकिन दोस्तों आरटीआई एक्ट जब से लागू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या है वो सूचना आम आदमी को प्रदान करनी पड़ती है, ये नो। तो ये दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर, सिलेबस के हिसाब से जो पेपर 1 है हमारा मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसके सेक्शन 2 में जो 60% है उसके टॉपिक नंबर 6 में है आरटीआई एक्ट 2005 एंड अमेंडमेंट्स देयर टू, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 लागू हुआ, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ सन 2019 के अंदर, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट थी दोस्तों उस टाइम, अभी भी है सॉरी। तो 2019 के अंदर क्या है उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और उसके अमेंडमेंट दोस्तों करने सेक्शन 13 एंड सेक्शन 16 के अंदर क्या है कुछ अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट भी दोस्तों अपने पढ़ेंगे, छोटे से अमेंडमेंट थे लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे। इस एक्ट के जो भाव थे दोस्तों उससे काफ़ी उन अमेंडमेंट से आहत हुई, हालांकि वो अपना मुद्दा नहीं है, अपने को दोस्तों जो ओनली फैक्चुअल बातें करनी है, ये सुनो। तो आरटीआई एक्ट 2005 जो है दोस्तों इससे रिलेटेड जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर cgda.nic.in पे इस पे जो हमारा पेपर उपलब्ध था मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें एक भी सवाल जो है पूछा नहीं गया। ये दोस्तों मॉडल पेपर का एनालिसिस भी मैंने किया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के नाम से मिल जाएगी प्लेलिस्ट आपको। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आरटीआई एक्ट से क्या एक भी सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 5 से 6 सवाल जो है इस एक्ट से पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो एक्ट के क्वेश्चन जो होंगे मैं इनको बोनस नंबर मानता हूँ क्योंकि यह बहुत ही फेमिलियर एक्ट है हमारे लिए। हमने क्या है इन चीज़ों को देखा है, हमने इन चीज़ों को हम डे टू डे लाइफ के अंदर हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में, ठीक है। और दोस्तों इस एक्ट पे ऊपर हमारे पास एक पूरी किताब है, ठीक है। और उस किताब के अंदर दोस्तों 4 से 5 सेक्शन हैं, ठीक है। पहले तो आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बताया गया है, इसके कितने सेक्शन हैं, कितने इसके चैप्टर हैं। इसके बाद दोस्तों सारे जो ओएम जो है ऑफिस के जो मैनुअल्स जो हैं, नोटिफिकेशंस जो हैं वो सारे गवर्नमेंट के इंक्लूड किए गए हैं। तीसरा दोस्तों कुछ एफएक्यूज़ हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं। और 4 नंबर पे दोस्तों कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं,
ठीक है। और मैं भी दोस्तों अपने तरफ से कुछ सर्च करके आपको MCQs इसके अंदर ऐड करवाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चारों चीज़ें जब अपने पढ़ लेंगे तो ये पूरा एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों 99% चांसेस है, अगर 5 से 6 सवाल पूछता है तो आप 4 से 5 सवाल जो है उसके अंदर अटैम्प्ट कर पाओ और सही अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और दोस्तों 5 सवाल सही करने का मतलब है आपका 5% पेपर सही होना, ठीक है, राइट। तो इस 4 स्टेप के अंदर दोस्तों अपने इस एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज का एक्ट। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, RTI एक्ट 2005 जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में हमारे देश में लागू हुआ, ठीक है। और दोस्तों हमारे देश में RTI एक्ट जो है 2005 में लागू हुआ, लोगों को अधिकार दिया गया कि वो सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों स्वीडन जो देश है दोस्तों, वहाँ पे 1766 में क्या है, ये अधिकार लोगों के पास है कि वो गवर्नमेंट से सूचना मांग सकते हैं RTI एक्ट की तरह ही, ठीक है। अब देख सकते हो दोस्तों 1766 और 2005 में कितने सालों का गैप है, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी सूचना मांगने का अधिकार आया है, स्वीडन के लोगों के पास 200 साल पहले था, ठीक है। तो उसमें दोस्तों उस देश में और हमारे देश के डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ कमी होगी, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट से हम सूचना मांग ही नहीं पाएंगे तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं कैसे भी काम करें, कुछ भी काम करें दोस्तों, दैट इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ऑर्डिनरी पीपल। तो स्वीडन के लोगों के पास दोस्तों 1766 से अब तक देखो कितने साल, 200 साल पहले ये RTI एक्ट था, सूचना मांगने का अधिकार था। आप देख सकते हो दोस्तों हमारे देश के अंदर कितना इसको लेट लागू किया गया, ठीक है। तो ये हमारे देश की कोई अच्छी बात नहीं है कि इतना लेट जो है RTI एक्ट हमें दिया गया, राइट, यस और नो। इस पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों आपको पूरे 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे पूरे एक्ट के अंदर। और दोस्तों 31 सेक्शन जो हैं, 31 धाराएं जो है इस पूरे एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों इस एक्ट को बनाने के लिए पूर्व में दोस्तों पूर्व IAS जो अरुणा रॉय जी हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, तथा दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी परिवर्तन नामक NGO से दोस्तों ये जुड़े हुए थे। और इनकी दोस्तों इस एक्ट को बनाने के पीछे भी क्या है, बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों इन लोगों को भी क्या है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर पे, 6 चैप्टर देखते हैं और 31 सेक्शंस दोस्तों हल्का फुल्का इनके बारे में थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर चीज़ों को बैठाते हैं और दोस्तों फिर आगे अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों प्रीलिमिनरी। कोई भी एक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो है प्रीलिमिनरी सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, उसके बारे में डेफिनेशंस। और दोस्तों पूरे एक्ट के अंदर कोई भी डेफिनेशंस जो होगी, जैसे मैं आपको बोलूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, PIO, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी, राइट। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो आपको डेफिनेशंस के अंदर मिलेंगे, राइट, हर एक एक्ट के अंदर, कोई सा भी एक्ट आप उठा लो। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया पब्लिक को, ठीक है। और दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी क्या है, ऑब्लिगेशन हो गई, बाध्य हो गई वो सूचना देने के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये सारी बातें होगी। तो साइड राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया गया दोस्तों, सेक्शन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। धारा नंबर 3 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार जो है आम आदमी को दिया गया कि आप पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांग सकते हो। 4 नंबर के अंदर दोस्तों ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, 4 के अंदर पब्लिक अथॉरिटी को बाध्य कर दिया कि आपको देनी ही है सूचना, ठीक है। 5 नंबर के अंदर दोस्तों डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अब दोस्तों इनको क्या है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को क्या है, PIOs बोला जाता है, ठीक है, PIO क्या बोला जाता है दोस्तों, PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, PIO। और सेक्शन नंबर 6 में है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। 6 नंबर के अंदर दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करनी है किस चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन को सीख करने के लिए। वो रिक्वेस्ट कैसे करोगे इसकी बातें हैं। 7 नंबर के अंदर दोस्तों क्या है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, इसके बाद उसका डिस्पोजल तो होना चाहिए, आपने सूचना मांगी है आपको मिलनी तो चाहिए, ठीक है, उसके बारे में है। 8 नंबर में है दोस्तों एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों कुछ बातें ऐसी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक को नहीं दे सकता, तो ऐसी कुछ सूचनाओं को एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया, अब दोस्तों एग्जेम्पशन क्या होता है कि मतलब वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जैसे आपका दोस्तों SS का एग्जामिनेशन है, 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर आपके आ गए, 50 से ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो आप क्या एग्जाम्प्ट हो जाओगे उस एग्ज़ाम से कि आपको वो वापस नहीं देना, ठीक है। तो एग्जाम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी,
ठीक है। 9 नंबर में देखिए दोस्तों, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। और दोस्तों कुछ सर्टेन केसेस हैं वहाँ पे भी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में, ठीक है। सीवियर एबिलिटी, ठीक है। 10 नंबर में क्या है दोस्तों, सीवियर एबिलिटी। तो सीवियरेबिलिटी के अंदर भी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हो, कुछ नहीं दे सकते हो, तो ये भी पूरा पैरा जो है अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 11 में है दोस्तों थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक दोस्तों सूचना मांग रहा है एक इंसान, फर्स्ट पार्टी वो हो गया, ठीक है। दूसरे दोस्तों जिससे सूचना मांग रहा है, मान लो PIO से मांग रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन वो हो गया। और दोस्तों जिस इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस बंदे के बारे में सूचना मांग रहा है, तो वो कौन हो गया दोस्तों, इसकी थर्ड पार्टी हो गई। यस और नो, ये कौन होगी दोस्तों, इसकी थर्ड पार्टी होगी। फर्स्ट पार्टी कौन सा हो गया है, जो सूचना मांग रहा है। सेकंड पार्टी कौन हो गया दोस्तों, जो सूचना देगा, ठीक है। और दोस्तों जिस पर्सन के बारे में क्या है सूचना मांगी जा रही है, वो थर्ड पर्सन हो गया। आप ऐसे सोच सकते हो दोस्तों, ये कोई भी वाइफ है किसी भी हस्बैंड की, ठीक है। ये वाइफ है दोस्तों, ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। वाइफ दोस्तों इसके डिपार्टमेंट में गई मान लो, ठीक है। PIO से सूचना मांगी कि भैया मेरे हस्बैंड की सैलरी बताओ, इसके अलाउंसेस बताओ, इसको कितने DA मिलता है, कितना HRA मिलता है, कितनी इसकी बेसिक है, ठीक है। तो वगैरह वगैरह सारी सूचना मांगी, ठीक है। अब दोस्तों वाइफ थी इस हस्बैंड की, इसने सूचना मांगी इसी के डिपार्टमेंट से, PIO से। अब दोस्तों ये जो बंदा है, अब इसको ऐसे नहीं है कि इसको सूचना प्रदान कर देगा, अब ये क्या है थर्ड पर्सन से कंसर्न है, तो इससे पूछना पड़ेगा कि हाँ भैया तेरी वाइफ आई है, इसको सूचना दूँ या न दूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में है CIC के बारे में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब दोस्तों ये क्या काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे चैप्टर चलेगा तो मैं क्या आपका पीछे वाला जो भी पढ़ा वो रिवाइज करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों अपने को इसको बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जितना हो सकेगा दोस्तों मैं इंग्लिश के शब्दों को आपको हिंदी में बताने की भी कोशिश करूँगा, राइट, ताकि आपके जहन में दोस्तों दिमाग में अच्छे से ये एक्ट बैठ जाए और दोस्तों आपको तोते की तरह ये याद हो जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में दो क्या दिया गया है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। CIC का मतलब क्या है दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोग, ठीक है। सेंट्रल को क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रीय। इंफॉर्मेशन को मतलब क्या बोलते हैं, सूचना। तो इसका हिंदी क्या हुआ, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अब 12 नंबर के अंदर क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। RTI एक्ट है दोस्तों, तो एक कमीशन बनाना पड़ेगा, एक आयोग बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन PIO मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक। ऑफिसर का क्या हो गया, अधिकारी। आई का मतलब इंफॉर्मेशन सूचना, पब्लिक का मतलब वो लोग, ठीक। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा दोस्तों PIO अगर सूचना नहीं देता है, ठीक है, तो हम एपिलेट AP के पास जाते हैं, एपिलेट अथॉरिटी। अब ये भी नहीं देती है तो दोस्तों SIC या फिर CIC के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो CIC दोस्तों ये आयोग जो है वहाँ पर क्या इनकी शिकायतें होती है PIO की और इनकी, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों इनसे स्वतंत्र है। PIO जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मान लो रेलवे डिपार्टमेंट का है, ठीक है। रेलवे दोस्तों सेंटर के अंदर आता है, तो सेंटर के अंदर दोस्तों रेलवे की शिकायत करनी तो अपने CIC के पास जाएंगे। तो एक आयोग का गठन करना है, वो RTI एक्ट के अंदर बोला गया है, ठीक है। सेक्शन नंबर कितना, 12 के हिसाब से। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये जो लोग दोस्तों इसके अंदर आएंगे तो उनकी टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, कैसी कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी। 14वां नंबर है दोस्तों रिमूवल ऑफ CIC और IC। अब दोस्तों यहाँ पे जो C का है वो कमिश्नर से है, यहाँ पे क्या था, कमीशन था, यहाँ पे दोस्तों कमिश्नर, यहाँ पे पूरा आयोग था, यहाँ पे काम करने वाले उस आयोग के अंदर लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर CIC का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। IC का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसका हो गया दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त। इसका हो गया दोस्तों सूचना आयुक्त। इसको केंद्रीय ना बोल के इसको बोलो दोस्तों आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। और ये क्या हुआ दोस्तों, सूचना आयुक्त, ठीक है। अब केंद्रीय लगा रहे तो एक C और लगा दो इसके बाद। दोबारा देखिए दोस्तों, CIC था पहले, ठीक है। CIC का मतलब क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, ये हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब इस दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर क्या 2 लोग होते हैं,
ठीक है, ये 1:10 का रेशो इसके अंदर होता है। तो एक जो होता है दोस्तों चीफ होता है इसके अंदर, बाकी होते हैं नॉर्मल। ये होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, बाकी होते हैं दोस्तों 10 जो होते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कमीशन नहीं कमिश्नर, सूचना आयुक्त। ठीक है, CIC था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके अंदर 1:10 के रेशो में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अब दोस्तों इसको सेंटर के केस में इसको क्या बोल देंगे, एक सी और लगा दो, CCIC सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। अब दोस्तों स्टेट का होगा तो स्टेट के अंदर क्या हो, इसके अंदर आगे S लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो सेक्शन है चैप्टर 3 और 4 जो है ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, केंद्र के अंदर दोस्तों CIC, तो स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, जो केंद्र के मुद्दे होंगे दोस्तों, जो केंद्रीय सूची के अंदर होंगे, अपनों ने क्या था अनुसूचियाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों अपने जो शक्ति पढ़ी थी, जो शक्तियों का बंटवारा था, जा पहले देता राज्य, ठीक है, दूसरे में तनख्वाह, ठीक है, शपथ, राज्यसभा, इस प्रकार से दोस्तों SC ST ST, ठीक है, भाषा, जमीन। उसके अंदर शक्ति का एक दोस्तों टॉपिक था, उसके अंदर क्या पढ़ा था अपनों ने कि जो केंद्रीय सूची में केंद्र को कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, राज्य सूची के अंदर राज्य को कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और दोस्तों समवर्ती सूची के अंदर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कुछ के अंदर क्या है केंद्र और कुछ के अंदर क्या है स्टेट कानून बनाते हैं। राइट, स्टेट के रिजल्ट्स उसके अंदर फैसले जो है कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर SIC के अंदर दोस्तों क्या हुआ, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये हुआ दोस्तों राज्य सूचना आयोग। ठीक है, इसके अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा राज्य सूचना आयोग का, टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस सेम आ गया। और दोस्तों रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन तो वही था। ठीक है, ये सेंटर का था तो यहाँ C लगा दो, किताब के अंदर C नहीं लगाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों SCIC स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ये हो गया दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन को राज्य सूचना आयुक्त, इसको ऐसे बोल दो। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। तो ये दोस्तों क्या है आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। PIO लोक सूचना अधिकारी था, AP दोस्तों अपीलीय अधिकारी, एपेलेट अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों से ऊपर दोस्तों क्या SIC और CIC। SIC के गठन में दोस्तों SCIC होगा, SCIC एक और SIC, और CIC के अंदर दोस्तों CIC के अंदर क्या होगा CCIC, ऐसे बोल दो इसको, और CCIC और CIC, उसके अंदर बोल दो SCIC और SIC। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस, अपील्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशंस तो कौन कौन से हो गए, SIC और CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। और इसके अंदर दोस्तों अपील्स की बात है, पेनल्टीज़ की बात है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील दोस्तों अपील कर सकते हो, PIO जवाब नहीं देता। पेनल्टीज़ दोस्तों PIO पे पेनल्टी लगाई जाती है। चैप्टर नंबर 6 दोस्तों मिसलेनियस है। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। दोस्तों गुड फेथ के अंदर कोई भी एक्शन लिया गया है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। दोस्तों ये बाकी जो पुराने एक्ट थे किसी और एक्ट पे क्या है ओवरराइडिंग इफेक्ट है। बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कुछ बातें हैं दोस्तों, कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की कुछ बातें हैं। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या है एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, कि भैया पहले बता दिया कुछ बातें एग्जेम्प्ट है, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है इंटेलिजेंस के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई ब्यूरोज हैं, ठीक है, उनको क्या एग्जेम्प्ट कर दिया। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब दोस्तों RTI को फैलाने के लिए क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को कुछ जिम्मेदारी दे दी गई है। पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो क्या है रूल्स बना सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी हो जाएगी दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, स्टेट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, सेंटर के केसेस में। पावर टू मेक रूल्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या है रूल्स बनाएगी, इसके बारे में कुछ बातें हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन नंबर 29 जो है वो क्या लेइंग ऑफ रूल्स है, कुछ नियम है। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी तो क्या डिसीजंस होंगे। उसके बाद दोस्तों रिपील के मतलब क्या है, रद्द हो गया। इसके पहले दोस्तों फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसको क्या है इस एक्ट ने क्या है रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा जो मोटा मोटा जो पूरे एक्ट के बारे में चीज़ें थी वो अपन डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने चैप्टर वाइज सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से क्या है पूरा चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे, पूरा एक्ट अपने डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।